बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है गुणवंती। पाठ की बात। बेटी, तुम्हारी खेल की तैयारी कैसी चल रही है? दादी जी, आज मेरा मुकाबला बहुत अच्छे खिलाड़ी के साथ था। उसने मुझे थोड़ी ही देर में मुझे हरा दिया। बेटी, हार जीत तो लगी रहती है और कठिनाई तो सभी कार्यों को करने में होती है, फिर चाहे वो खेल हो या पढ़ाई। परंतु सफल वही होता है जो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। हाँ दादी माँ, आप ठीक कहती हैं। मैं खूब मेहनत और अभ्यास करूँगी और अच्छा खेलकर आप सबका नाम रोशन करूँगी। देखो, समझो और करो। आप अपने घर पर अपने माता पिता के किन किन कामों में मदद करते हैं, सूची बनाइए। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। इसमें आप अपने घर में अपने माता पिता के किन किन कार्यों में मदद करते हैं, उन कार्यों की सूची बनानी है। आओ पाठ पढ़ें। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। किसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था, किंतु उसके प्रति उसकी बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसी कारण उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी सौतेली बहन का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि एक गांव था जिसमें एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था और उसके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। फिर उसकी सौतेली बहन उसको पालती है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार नहीं करती थी। फिर कुछ जब वो बड़ी हो जाती है उसकी सौतेली बहन, तो उसकी शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ चली जाती है। अब रमेश अकेला रह गया। वह भी अपना घर बसाना चाहता था, परंतु वह अनपढ़ था और कोई काम धंधा नहीं जानता था। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहता था। उसी गांव में एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण व्यवहार में बहुत चतुर था। गांव के सभी लोग उसका कहना मानते थे। उसने न जाने गांव के कितने ही लड़के लड़कियों की शादी करवाई थी। तो बच्चों, जब इसकी बहन अपने पति के साथ चली जाती है तो ये अब अकेले रह जाता है घर में। फिर ये भी सोचता है कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, मेरे भी घर में कोई होगा। लेकिन ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही कोई काम जानता था। तो गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कराना चाहता था। और उसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता है जिसकी बात सभी मानते थे, क्योंकि वो बहुत चतुर था और उसी ब्राह्मण ने गाँव के बहुत सारे लड़के लड़कियों की शादी करवाई थी। तो आगे पढ़ते हैं। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं भी उसी ब्राह्मण से अपनी शादी की बात करूं। उसका तो शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर कई परिवारों में आना जाना लगा ही रहता है। शायद यह ब्राह्मण मेरी भी शादी करवा दे। ऐसा सोचकर वह उस ब्राह्मण के पास गया और बोला, पंडित जी, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आपने अभी तक अनेक शादियां करवाई हैं। यदि आप मेरी भी शादी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जब वो उस ब्राह्मण के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना उस ब्राह्मण के पास जाऊं। जब उसने इतनी शादियां करवाई है तो क्या पता मेरी भी शादी करवा दे। तो वो उस ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है कि पंडित जी, आपने बहुत सारी शादियां करवाई हैं और आप बहुत सारे घरों में आते जाते भी हो, तो जानते भी होगे, तो आप मेरी भी शादी करवा दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। आगे उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, कहो तो राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूं। रमेश बोला, पंडित जी, आप मेरा साथ क्यों मजाक करते हो? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। आप किसी भी लड़की से मेरा विवाह करवा दो। ब्राह्मण ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा देख ली है और मैं तुम्हारी कुंडली देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में बहुत सी धन दौलत और सुख संपत्ति लिखी है। इसलिए मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा, परंतु तुम बस वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। तो जब रमेश पंडित जी से कहता है शादी करवाने को, तो पंडित जी कहते हैं कि तो मैं तुम्हारी शादी तुम कहो तो राजा की बेटी से करवा दूं। तो रमेश सोचता है कि मैं इतना बुद्धू और बिना पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे साथ राजा की बेटी शादी क्यों करेगी। तो वो कहता है कि पंडित जी, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रेखा देखी है सर की
और तुम्हारी कुंडली देखकर बता रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में बहुत सा धन दौलत लिखा है, तो तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से ही करवा दूंगा, लेकिन बस तुम्हें ऐसा करना होगा जैसा मैं कहूँगा। रमेश ने कहा ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। तो रमेश कहता है कि ठीक है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ब्राह्मण बोला, तुम धोबी के यहाँ से एक अच्छी सी पोशाक मांगकर पहन लो और कहीं से एक सफ़ेद घोड़ा ले आओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो पंडित जी रमेश को कहते हैं कि तुम बस धोबी के यहाँ से जाके कुछ बहुत अच्छे से कपड़े पहन लो और एक सफ़ेद घोड़ा ले आओ, बाकी मैं देख लूँगा। रमेश ने किसी तरह मेहनत करके यह सारी व्यवस्था कर ली। ब्राह्मण ने उसे शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने को कहा। तत्पश्चात वह स्वयं दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और उसने राजा के कान में कहा कि आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा वर मैंने ढूंढ लिया है। वह किसी दूसरे देश का राजा है, उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, परंतु उसकी केवल एक ही शर्त है कि आज अंधेरे होने पर लड़की को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। लड़की वहीं से ससुराल चली जाएगी। तो जैसा वो बताता है वैसा सारी व्यवस्था करके रमेश आता है। तो पंडित उसको बोलता है कि तुम शहर के बाहर वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और वो उसको वहाँ बैठा के आता है और राजा से कहता है कि आपने जैसा लड़का बोला था मैंने ढूंढ लिया है, और वो वहाँ गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, और उसकी एक ही शर्त है कि उसको कोई दान दहेज तो नहीं चाहिए, लेकिन आज शाम होने से पहले उसको उसकी दुल्हन डोली में बैठाकर बरगद के पेड़ के नीचे चाहिए और वो वहां से उसको ससुराल लेके चला जाएगा। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। उसकी बेटी अपने से अधिक सुंदर और गुणवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। वह पहले ही कई लड़कों को शादी के लिए मना कर चुकी थी, इसलिए राजा ने इस बार अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछा। फिर भी वह अपनी बेटी को अकेली भेजने की बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? तो राजा वैसे ही अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बेटी चाहती थी कि उससे सुंदर और उससे अच्छा पति उसको मिले। तो इस बार राजा अपनी बेटी से कुछ पूछता नहीं है दूल्हे के बारे में, लेकिन फिर भी वो उसे डर लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को अकेले डोली में कैसे भेज दूं। तो फिर वो पंडित से पूछता है कि वो राजकुमार जो हैं वो महल में क्यों नहीं आना चाहते हैं। ब्राह्मण ने समझाया, वे अपनी पूरी सेना के साथ शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। यदि वे अपने दल बल के साथ यहाँ आएंगे तो लोग समझेंगे कि वे आप पर हमला करने आ रहे हैं। राजा परेशान तो था ही, उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी लड़की को अंधेरा होते ही डोली में बिठाया और शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास भिजवा दिया। वह स्वयं महल की छत पर खड़ा होकर देखने की कोशिश करने लगा। उसे दूर खेत में सुंदर पोशाक पहने एक व्यक्ति सफ़ेद घोड़े पर सवार दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने चैन की सांस ली और महल की छत से नीचे उतर आया। तो जब राजा ब्राह्मण से पूछते हैं कि वो अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो वो बताता है कि वो राजकुमार जो है वो अपनी सेना के साथ आया हुआ है, और अगर वो यहाँ आपके नगर में आएगा तो सबको लगेगा कि वो आप पर हमला करने आ रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो राजा पहले से ही परेशान था शादी के लिए, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, पूछता भी नहीं है, और अपनी बेटी को शाम होते तक डोली में बैठाकर भिजवा देता है और खुद महल की छत पे जाकर देखने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ बरगद के पेड़ के पास एक सुंदर सा राजकुमार सुंदर पोशाक पहने सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ है। तो वो ये देखकर उसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा राजकुमार है, और वो ये देखकर वहाँ से नीचे उतर जाता है। अब आगे आगे घोड़े पर सवार रमेश और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रमेश ने एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने सैनिकों को रुकने के लिए कहा। टूटी हुई झोपड़ी को देखकर राजा की बेटी समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सैनिकों से यह वचन लिया कि वे राजा को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें वापस भेजकर राजा की बेटी ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया। तो जब राजा की बेटी डोली में आती है, फिर उसको लेकर आगे आगे रमेश चल रहा था और पीछे से राजा की बेटी डोली में चल रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद रमेश अपनी झोपड़ी के सामने रुकता है। तो जब राजा की बेटी देखती है कि ये एक टूटी हुई झोपड़ी है, तो उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ किसी ने धोखा किया है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को ये सब पता चले और वो दुखी हो। तो वो सैनिकों को बोलती है कि तुम लोग ये सारी बात पिता को नहीं बताओगे, मतलब राजा को नहीं बताओगे,
और ऐसा उन लोगों से वचन लेके उन लोगों को वापस भेज देती है और खुद झोपड़ी में चली जाती है अंदर। अब बताओ राजा ने ब्राह्मण से क्या पूछा? तो बताइए बच्चों, राजा ने ब्राह्मण से क्या पूछा? राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि वे राजकुमार महल में क्यों नहीं आना चाहते। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। उसे वहां केवल एक मिट्टी का घड़ा और कुछ टूटे फूटे बर्तन दिखाई दिए। वह सोचने लगी, यह सब क्या हो गया? परंतु इतना सब होने पर भी उसने हार नहीं मानी। उसने उसी समय संकल्प किया कि वह अपनी मेहनत, लगन, साहस तथा धैर्य के सहारे इन सभी परिस्थितियों का सामना करेगी। तो जब राजा की बेटी झोपड़ी के अंदर आती है तो वह देखती है कि अंदर केवल एक घड़ा है और टूटे फूटे बर्तन है। तो वो सोचती है कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत से इन सारी परिस्थितियों का सामना करना है। उसने अपने पति से पूछा कि आप क्या काम करते हैं? थोड़ी देर रमेश चुप रहा और फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई, परंतु कुछ ही देर बाद राजकुमारी ने उससे एक सुई और रंगीन धागा लाने के लिए कहा। राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाना जानती थी। थोड़ी ही देर में रमेश ये सब चीज़ें लेके आया जो राजकुमारी ने उससे कही थी। तो राजकुमारी जब ये सब देखती है और बोलती है कि मैं अपने परिश्रम से अपनी परिस्थिति को बदलूंगी, फिर उसके बाद वो अपने पति से पूछती है कि आप क्या काम करते हैं? तो रमेश कहता है कि मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। तो ये सुनकर उसको और आश्चर्य होता है कि अब मैं क्या करूं? तो फिर वो रमेश को कहती है कि अच्छा ठीक है, आप बस कुछ रंगीन धागे और सुई लेकर आइए। तो जाता है रमेश और वो सारी चीज़ें जो राजकुमारी ने मंगाई होती है वो लाकर उसको दे देता है। राजकुमारी ने अपनी सुंदर रेशमी साड़ी फाड़कर सुई धागे की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाई और उन गुड़ियों को अपने पति को देकर बोली, आप इन्हें बाजार में जाकर बेच आइए। गुड़िया बहुत सुंदर बनी थी, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य में बिक गई। उन पैसों से थोड़ा सामान और मंगवाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए। मोर बेचने से भी उन्हें अच्छे पैसे मिल गए। उन पैसों से रंग, लकड़ी तथा कुछ अन्य सामान लाकर उसने एक सुंदर घोड़ा बनाया। घोड़े के नीचे पहिए लगाए और उस पर चित्रकारी की। फिर उसे बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। दुकानदार को घोड़ा बहुत पसंद आया, वे भी अच्छे दामों में बिक गया। दुकानदार ने राजकुमारी के पति से कहा कि तुम जितना पैसा चाहो पेशगी ले लो और मुझे सुंदर सुंदर खिलौने लाकर देते रहो। तो जब रमेश सुई धागा लेकर पहुंचता है राजकुमारी के पास, तो राजकुमारी अपनी रेशमी साड़ी को फाड़ती है, उससे बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया बनाकर रमेश को देती है और कहती है कि अब आप जाकर इसको बेच दो। वो उसको जाकर बेच देता है। फिर जो पैसे मिलते हैं उनसे राजकुमारी कुछ सामान मंगवाती है। फिर उन सामानों से वो मोर बनाती है और मोर जाकर फिर उसको देती है कि तुम इसको भी बेच आओ। फिर जब वो मोर बहुत सुंदर बना होता है तो वो तुरंत ही बिक जाता है। फिर उससे भी उसको जो पैसे मिलते हैं वो उससे और सारा सामान मंगाती है और एक बहुत सुंदर सा पहिए वाला घोड़ा बनाकर देती है। वो लेकर जब दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार को घोड़ा बहुत पसंद आता है, वो उसको खरीद लेता है। फिर वो रमेश से कहता है कि तुम बहुत सारा मुझसे पैसा ले लो अभी, लेकिन मुझे ये सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तुम बेचा करो। इस तरह उनका व्यापार अच्छा चल निकला। बाजार में उनके खिलौनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, जिससे धीरे धीरे उनकी आय बढ़ती चली गई। इस आमदनी से उन्होंने एक बड़ा व सुंदर घर भी बनवा लिया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा ली। तो जब दुकानदार ने ऐसा कहा तो फिर उसने उसकी बात मान ली। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। सबको उनके खिलौने बहुत पसंद आने लगते हैं, सब उनसे मांगते हैं, तो उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। फिर उन्होंने घर भी बनवा लिया और अपनी सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं वहाँ पे जुटा लेते हैं। एक बार राजा ने शहर में कला तथा दस्तकारी की प्रदर्शनी लगवाई। उस प्रदर्शनी में दूर दूर से आए बड़े बड़े कलाकारों ने भाग लिया। राजकुमारी ने भी प्रदर्शनी के लिए अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार की। उसने एक बहुत ही सुंदर सी गुड़िया भी तैयार की। प्रदर्शनी में आए सभी लोगों ने उस गुड़िया की बहुत सराहना की। प्रदर्शनी के बाद पुरस्कार देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण का कार्य राजा को ही करना था। प्रथम पुरस्कार के लिए गुणवंती को चुना गया।
जब उसे पुरस्कार के लिए बुलाया गया तब राजा अपनी बेटी गुणवंती को वहां देखकर हैरान रह गया। तो बच्चों, उन्होंने अपनी सब सुख सुविधा की वस्तुएं जुटा ली थी। फिर क्या होता है कि एक बार राजा अपने राज्य में चित्रकारी और दस्तकारी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। तो उसमें सारे बहुत बड़े बड़े कलाकार भाग लेते हैं। उसमें गुणवंती जो राजकुमारी थी वो भी भाग लेती हैं और वो एक बहुत सुंदर सी गुड़िया बनाकर वहाँ पे भेजती हैं। तो वो गुड़िया सबको बहुत पसंद आती है। तो राजा फिर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें कि जो भी इसका प्रथम पुरस्कार का विजेता होगा उसको वो पुरस्कार देंगे। तो गुड़िया को ही प्रथम पुरस्कार मिलता है। तो जब प्रथम पुरस्कार के लिए गुणवंती को बुलाया जाता है तो वो गुणवंती आती है। तो राजा अपनी बेटी को वहां देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहा, आपने एक चतुर ब्राह्मण की बातों में आकर मेरी शादी एक अनपढ़ और बेरोजगार आदमी से कर दी, परंतु मैंने अपने परिश्रम और सूझबूझ के सहारे जीवन में यह सफलता प्राप्त की है। तो फिर जब राजा अपनी बेटी को वहाँ देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। फिर उसकी बेटी उसको बताती है कि आपने एक चतुर ब्राह्मण से कहा था मेरी शादी के लिए और उसने मेरी शादी एक अनपढ़ और निर्धन से करा दी और मैंने अपनी सूझबूझ और अपनी चतुराई की वजह से आज मैंने ये सफलता प्राप्त की है। बेटी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने सभी परेशानियों का डटकर सामना किया। तुम्हारी सफलता उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय करना चाहते हैं। तुमने तो गुणवंती नाम को सार्थक सिद्ध करके दिखा दिया। यह कहते हुए राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया। तो बच्चों, जब गुणवंती बताती है तो फिर राजा को बहुत अफसोस होता है कि उसने कैसे अपनी बेटी की शादी एक गरीब आदमी से करवा दी जो कि कुछ भी नहीं जानता। फिर वो अपनी बेटी को देखता है और उसकी बहुत प्रशंसा करता है कि तुमने जिस तरह सूझबूझ से अपनी सभी बुरी परिस्थितियों का सामना किया और ये सफलता प्राप्त की है, तो तुम उन लोगों के लिए भी एक मिसाल हो जो अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और वो बोलता है कि तुम अपने नाम गुणवंती को भी तुमने सार्थक कर दिखाया। और यह कहते हुए राजा उसको गले से लगा लेता है। रोचक बात, एक स्त्री ही घर को स्वर्ग जैसा बनाती है, इसलिए उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वह घर को अपनी समझदारी से चलाती है और घर के सभी सदस्यों की सेवा करती है। अभ्यास, श्रुतलेख, व्यवहार, ब्राह्मण, प्रशंसा, कृपा, व्यवस्था, झोपड़ी, प्रवेश, संकल्प, पेशगी, पुरस्कार। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। रमेश कैसा व्यक्ति था? तो रमेश बहुत गरीब व्यक्ति था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। क, रमेश का पालन पोषण किसने किया था? सौतेली माँ ने, सौतेली बहन ने, सौतेले पिता ने। तो किसने किया था? सौतेली बहन ने। तो दूसरा विकल्प सही है। हम OMR शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट को भरना है। फिर आगे हम लिखित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, रमेश की सौतेली बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो ये वाक्य सही है, हम यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने हैं और सही गलत का चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, किसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। गरीब या अमीर? तो रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीब सही है, हम यहाँ इसको भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर भरने हैं। प्रश्न 3 है, किसने किससे कहा? क, आपने अभी तक अनेक शादियां करवाई हैं, यदि आप मेरी भी शादी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह किसने किससे कहा? तो यह वाक्य रमेश ने पंडित जी से कहा। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने हैं और बताना है कि किसने किससे कहा। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रमेश का बचपन कैसा बीता? तो रमेश का बचपन बहुत कष्ट के साथ बीता था। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इस बचे हुए प्रश्नों के उत्तर खुद से दीजिए। आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो ये शब्द जो दिए गए हैं ये तद्भव रूप है और हमें इनका तत्सम लिखना है। पहला है गांव, तो गांव का तत्सम रूप होगा ग्राम। ऐसे ही आपको बाकी के तत्सम शब्द तद्भव के तत्सम रूप लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ में से निर्देशानुसार 2-2 वाक्य छांट कर लिखिए। तो
यहाँ भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल दिया हुआ है। इसमें से आपको पाठ में से वाक्य छांट छांट कर लिखने हैं। जैसे वर्तमान काल का बन सकता है कि मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ, तो ये वर्तमान काल का एक वाक्य बन गया। ऐसे ही आपको बाकी के भी वाक्य पाठ में से छांट के लिखने हैं। आगे प्रश्न 3 है, पाठ में आए शब्दों का सही मिलान कीजिए। कठिन, तो कठिन के साथ ब्राह्मण, घोड़ा, गुड़िया, झोपड़ी, परिस्थिति, बहन, तो कठिन परिस्थिति के साथ इसका हम मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी पाठ में आए शब्दों का सही मिलान करना है। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें विराम कौन सा चिन्ह लगेगा? इसमें पूर्ण विराम लगेगा। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर पूर्ण विराम। ऐसे ही आपको बाकी के भी वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाने हैं और उसको दोबारा लिखना है। फिर है, आप क्या करते यदि आपके सामने राजकुमारी जैसी कठिन परिस्थितियाँ होती, तो आपको बताना है कि अगर राजकुमारी जैसी कठिन परिस्थिति आपके सामने भी होती तो आप क्या करते। फिर है, यह भी करो। इस कहानी से हम विषम अथवा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने की सीख प्राप्त होती है। इसी तरह की कोई अन्य कहानी अपने स्कूल के पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़िए। तो बच्चों, जैसे हमें विपरीत परिस्थिति में भी कैसे साहस से काम लेना चाहिए, ये कहानी जैसे बताती है, वैसे ही आपको पुस्तकालय से पुस्तक लेके अन्य कहानियाँ भी पढ़नी है। आगे है, पाठ में दस्तकारी कार्य का वर्णन किया गया है। आप अपने अध्यापक, अध्यापिका अथवा बड़े भाई बहन की सहायता से कुछ वस्तु बनाना सीखिए। तो ये भी आपको खुद से करना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे गुणवंती ने अपनी सूझबूझ से इतनी विषम परिस्थिति, इतनी कठिन परिस्थिति में भी सब कुछ कितना सही से कर लिया। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।